नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लगभग 60 से 70 प्रश्न किसके खंड बी के, जो कि महिला बाल विकास के खंड बी में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के प्रश्न हैं। वो तर्क शक्ति के क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग का जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 12, वो हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं और वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारे, जैसे आपका सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं हो गई, अधिनियम एवं अधिकार संबंधी जो प्रश्न होंगे, शारीरिक संरचना संबंधी क्वेश्चन और कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे उनकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए किसी योजना के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उस योजना के बारे में संपूर्ण डिटेल, ऐसे डिटेल पूरे क्वेश्चंस का हम यहाँ पे साझा करेंगे। चलते शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया? दोस्तों, सन 1978 में इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की तालिका से। और तब किस संशोधन के तहत हटाया गया था? तो संशोधन था आपका 44वां संशोधन। ठीक है, 44वां संशोधन था, जिसके तहत 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया। और किसके तहत इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 300A के तहत इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 300A के तहत एक सरल कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो डेट, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा, आगे भी पूछ सकता है। फिर किस संविधान संशोधन के थ्रू ये किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है। और फिर किसके तहत इसे एक कानून अधिकार बना दिया गया? तो वो अनुच्छेद आपको याद रखना है 300A। अब कभी कभी पूछ सकता है, मतलब ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो अनुच्छेद है 31। अर्थात मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में भी शामिल था। हालांकि इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए अगला सवाल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से गरीब परिवारों के कौन सा आयु वर्ग पर ध्यान देता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए 15 से 30, 15 से 35, 18 से 30, 18 से 34। तो आंसर होगा 15 से 35। मतलब इस योजना का लक्ष्य है 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को संदर्भित करना। इसकी स्थापना कब हुई, पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई है, इस योजना को आरंभ किया गया 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, तो इसे आरंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को। उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 98वीं जयंती थी। उस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया इसे। बात करें उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है, वो इसका मंत्रालय भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये उसका ध्यान रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और किसका हिस्सा है? तो दोस्तों ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण में रह रहे गरीब परिवारों की आय में बढ़ोतरी और विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की कैरियर को पूरा करने के लिए पूर्ण उद्देश्यों के साथ काम सौंपा गया। देखते हैं अगला सवाल। इसमें आपको ध्यान रखना है कब स्टैब्लिश हुआ, किसके द्वारा किया गया,
क्यों किया गया, उद्देश्य क्या है, एज लिमिट क्या है और मंत्रालय कौन सा है। अगला सवाल है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन किसमें होता है? ऑप्शंस दिए गए, अंडकोश में, फेलोपियन नालिका में, गर्भाशय में या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फेलोपियन नालिका में स्तनधारियों में निषेचन होता है। फेलोपियन नालिका किसे कहते हैं? अंडवाहिनी को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंडवाहिनी या फेलोपियन नालिका। दोस्तों, स्तनधारियों में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। यह वह स्थान है जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और निषेचित अंडाणु अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए निषेचन के स्थान को पहचानें और जो अंडवाहिनी है उसके बारे में डिटेल चीजें थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? फेलोपियन नालिका या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो देखें डिटेल। निषेचन को दो युग्मकों अंडे और शुक्राणु की मिलन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब स्तनधारी अंडे और शुक्राणु मादा डिम्ब वाहिनी में संपर्क में आते हैं तो कई चरणों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो निषेचन और अंततः नए व्यक्तियों के विकास की ओर ले जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 2010, 2011, 2012 या 2013। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2012। दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है वर्ष 1992 में समाज कल्याण विभाग के विभाजन के बाद से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। विभाग विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक रूप से देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग बहुत कम क्षेत्र में काम कर रहा था, जिसमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं थी। अब उसने अपनी योजनाओं के क्षेत्र का विस्तार किया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को शामिल करने वाले विभागों के निर्माण के बाद से योजनाओं को लागू किया है। देखेंगे अगला सवाल, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 11 अक्टूबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए एक यथार्थ रूप देना है। स्थापना आपको ध्यान रखना है, स्थापना वर्ष 11 अक्टूबर 2014 में की गई इसकी स्थापना। मंत्रालय क्वेश्चन हमेशा पूछता है तो मंत्रालय तो ध्यान ही में ही रखना है कि ये जो योजना है वो आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत। इसका उद्देश्य, अब देखें अगला सवाल, सबसे सस्ता मॉडेम संचारित करता है कितना बिट्स पर सेकेंड? तो आंसर होगा 300 बिट्स पर सेकेंड संचारित करता है सबसे सस्ता मॉडेम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। अगला सवाल है, कायाकल्प निम्न में से किसकी पहल है, मतलब किस मंत्रालय की पहल है? तो कायाकल्प योजना जो है दोस्तों वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई 15 मई 2015 को। ठीक है, कायाकल्प की शुरुआत हुई 15 मई 2015। क्यों की गई? तो भारत सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की। दोस्तों, जनवरी 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को
5वां राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया? तो ये थी इन्फॉर्मेशन कायाकल्प से संबंधित। तो इसके स्टार्टिंग डेट आपको याद रखनी है 15 मई 2015। मंत्रालय ध्यान रखना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला सवाल है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ और वह व्यक्ति जिनका उम्र कितने वर्ष पूरा नहीं हुआ है वो बालक कहलाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 21 साल। ठीक है। अब यहाँ पे बालक का अर्थ किस परिपेक्ष में पूछ रहा है? बाल विवाह अधिनियम के उसमें, अन्यथा आंसर 18 होता। नॉर्मल पूछता कि बालक किस एज के बच्चों को कहते हैं, तो वहाँ पे 18 आंसर होता। लेकिन बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ बताएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 साल। वहीं अगर लड़कियों की बात की होती, बालिकाओं की, तो वहाँ पे आंसर होता 18। और 18 नॉर्मल बालक की भी एज पूछते हैं, मतलब तो वहाँ पे भी 18 होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21, मतलब 21 साल की उम्र पूरा करेगा, तो मतलब 21 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही बालकों की शादी की एज रखी गई है। दोस्तों अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में। तो ये अधिनियम जो लागू हुआ भारत में, वो लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना है आपको, 1 नवंबर 2007 से। अक्टूबर 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णायक निर्णय दिया। इसीलिए भारत के आपराधिक न्याय शास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया, तो जो तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था। इसका जो डेट है ध्यान रखना है कि कब से ये लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। अधिनियम कौन सा? अधिनियम का वर्ष पूछ सकता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष बना, तो वहां पे आंसर हो जाएगा 2006। लागू हुआ 2007 में, और एज वगैरह बालक के लिए 21 और बालिकाओं के लिए 18 निर्धारित की गई शादी के लिए, विवाह के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि क्या ये संपूर्ण भारत में लागू है या फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर या फिर भारत से बाहर भी? तो आंसर हो जाएगा इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और यह भारत से बाहर तथा भारत सभी नागरिकों को भी लागू होता है भारत के। परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र के रनोशाओं को लागू नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर ये कह सकते हैं कि इसका जो अधिनियम है 21 खंड, मतलब अधिनियम में 21वां खंड है, उसमें लिखा है कि ये जम्मू कश्मीर और रेनकोट पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश जो स्थानीय कानूनों को अस्वीकार करते हैं और फ्रांसीसी कानूनों को स्वीकार करते हैं, तो उनको छोड़कर भारत में हर जगह लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो रासायनिक रूप से प्रोटीन में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन। दोस्तों सबसे पहले तो इंसुलिन को मधुसूदनी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग जो है लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 41 अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल देख लें। विटामिन ए, डी व सी के क्रमशः रासायनिक नाम बताएं। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, डी का होता है कैल्सीफेरॉल और सी का होता है स्कारविक अम्ल। उस हिसाब से सीक्वेंस में बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। अगला सवाल देखें। IPV
6 पते के बारे में कौन सा कथन सही है? दिया है अग्रणी शून्य आवश्यक है। दूसरा दिया है 2 बृहदान्त फील्ड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जान लेते हैं IPv6 के बारे में। दोस्तों IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात IP का संस्करण है। IPv6 जो इंटरनेट यूजर के लिए अधिक IP पता स्पेस प्रदान करता है। ठीक है, अधिक IP पता का स्पेस प्रदान करता है। IP6 का प्राथमिक लाभ यह है कि यह पता आकार 32 बिट यानी IPv4 मानक से 128 बिट तक बढ़ता है। मतलब 32 बिट से 128 बिट तक बढ़ता है IPv6। 128 बिट का IP पता आकार पता असाइनमेंट की क्षमता के साथ बड़ी संख्या में पते का समर्थन कर सकता है। तो ये थी IPv6 संबंधी इंफॉर्मेशन। मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि IPv6 पतों का आकार कितने बिट्स का है तो आंसर हो जाएगा 128 बिट्स का। अगला सवाल देखेंगे, मानक वृक्क में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम ऑक्सलेट। दोस्तों सबसे आम पथरी कैल्शियम पथरी होती है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। समानतः 20 से 30 आयु वर्ग के पुरुष इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कैल्शियम अन्य पदार्थों जैसे ऑक्सलेट सबसे समान पदार्थ है, फॉस्फेट या कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं। इसीलिए आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका सही उत्तर होगा जो मानव वृक्क में पथरी बनाने का वाली पदार्थ है। कई टाइप की पथरी होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे गुर्दे की पथरी की बात करें तो गुर्दे की जो पथरी होती है वो पथरी का सबसे आम प्रकार है जो कि कैल्शियम पथरी कहलाती है। फिर एक होती है सिस्टीन पथरी, मतलब एक आनुवांशिक विकार के कारण उत्पन्न होती है यह, जिससे सिस्टीन गुर्दे से होकर मूत्र में रिसने लगता है। फिर एक होती है यूरिक एसिड पथरी जो तब बनती है जब मूत्र में बहुत अधिक यूरिक एसिड होता है। पशु प्रोटीन से भरपूर आहार इस तरह के पथरी का कारण बन सकता है। तो ये है पथरियों के भी प्रकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, Myntra.com एक उदाहरण है किसका, बताना है आपको। तो Myntra.com जो है एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ई कॉमर्स। दोस्तों Myntra.com जो है एक भारतीय फैशन ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कंपनी की स्थापना हुई थी 2007 में। इसके थ्रू करते क्या हैं तो व्यक्तिगत उपहार वस्तुओं को बेचने के लिए की गई थी। 2007 में इसकी स्थापना। फिर मई 2014 में Myntra.com को फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित किया गया था। तो स्थापना हुई 7 में और 14 में इसे फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया। और यह एक ई कॉमर्स कंपनी है, फैशन ई कॉमर्स कंपनी। ठीक है, तो आंसर होगा ई कॉमर्स। अगला सवाल है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट करती है नियुक्ति सुरक्षा अधिकारी की घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार। दोस्तों घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम तो बन गया 2005 में। लागू कब से किया गया? तो यह लागू हुआ 26 अक्टूबर, कब? 26 अक्टूबर 2006 से। तो अधिनियम बना 5 में लेकिन लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 से, जिसका उद्देश्य था घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना। इसमें सवाल था कि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। सुरक्षा
अधिकारी की नियुक्ति। अब बात करें घरेलू हिंसा से पीड़ित या घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसमें आएगा एक शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वह हकदार है से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदावधि क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदावधि बताने, तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो वो होता है 3 वर्ष का। किसका? राष्ट्रीय महिला के सदस्यों का कार्यकाल, सर्वोच्च कार्यकाल। तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। वे उसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है 7 होती है अध्यक्ष के अलावा। तो एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य, उनका कार्यकाल हो गया 3 वर्ष का। सॉरी दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की संख्या की बात हो रही है, जिसे आप कमेंट में बताएं। इसे हम बाकी बाद में बताएंगे कि टोटल राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो वो है विजय किशोर रहाटकर। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई या इसका गठन कब किया गया? तो इसकी स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 को। ये आपको ध्यान रखना है। आयोग की पहली प्रमुख जो अध्यक्ष थी, पहली अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। स्थापना इसकी देख चुके हैं कब हुई, तो वो हुई 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत। 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है आयोग की पहली प्रमुख अध्यक्ष। 19 अक्टूबर 2024 तक विजया किशोर रहाटकर इसके अध्यक्ष थे। देखिए अगला सवाल है वे लोग जो एस्बेस्टस की फैक्ट्री में कार्य करते हैं वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, उनके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों का फेफड़ा प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा लंग्स, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एस्बेस्टस की धूल और रेशों को सांस के माध्यम से अंदर लेने से होता है ये आपका फेफड़ा प्रभावित होता है और इस बीमारी के कारण आपके फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एस्बेस्टोसिस कहते हैं इस बीमारी को, एस्बेस्टस से होने वाली बीमारी को, जिस कारण फेफड़ा प्रभावित होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए उपचार उपलब्ध है। अगला सवाल है डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फूटर कौन से पेज पर प्रिंट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक पेज पर हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक पेज पर। अगला सवाल से पहले हेडर के बारे में जान लें और फुटर के बारे में। हेडर दोस्तों एक टेक्स्ट है जो किसी पेज के शीर्ष पर रखा जाता है, जबकि फुटर पेज के नीचे या फुट पर रखा जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड पर प्रत्येक पेज पर हेडर या फुटर प्रिंट होता है। इसे हेडर और फुटर मेन्यू में बदला भी जा सकता है।
या कह सकते हैं कि हेडर दस्तावेज का वह भाग होता है जो ऊपरी मार्जिन में दिखाई देता है, जबकि फुटर दस्तावेज का वह भाग है जो निचले मार्जिन में दिखाई देता है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दहेज निषेध या दुल्हन और दुल्हन को प्रस्तुत करने की सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985 के अनुसार कौन सी जानकारी रखा जाना आवश्यक है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैसे कि उपहार का मूल, उपहार का संक्षिप्त विवरण, दूल्हा या दुल्हन के साथ उपहार देने वाले का संबंध। ये सारी जानकारी रखना अति आवश्यक है दहेज निषेध अधिनियम 1985 के तहत। या इसे ये कह सकते हैं कि उपहारों की सूची को बनाए रखने के तरीके को निर्धारित करता है दहेज निषेध नियम 1985 का नियम 2 धारा 3(2) के 2। ठीक है, तो दहेज जो कुछ भी हो, कोई भी उपहार हो, उसकी कीमत क्या है, उसका संक्षिप्त विवरण, आखिर वो उपहार है क्या, और जो दे रहा है उसका रिश्ता क्या है दूल्हा या दुल्हन के साथ, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानकारी रखनी आवश्यक हो जाती है। अब बात हो रही है यहाँ पे दहेज निषेध अधिनियम 1985 की। दोस्तों, इसे केंद्र सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया। ये 2 अक्टूबर 1985 को प्रवृत्त हुआ और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1984 के प्रवृत्त होने के लिए नियत की गई ये तारीख। अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है किस टाइम पे? तो आंसर होगा 14वें दिन पे, 14th डेज पे होता है मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग। अभी हम क्वेश्चन देखें अगला वाला, राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1992 में। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न था कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 3 वर्ष का था। फिर वहीं पे हमने डिस्कस किया कि इसकी स्थापना हुई सन 1992 में। अगर वही आपसे मंथ और डेट पूछ दे तो 31 जनवरी 1992 आपको बताना है। इसकी स्थापना तिथि है 31 जनवरी 1992। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंसर दिया गया है ग्रहणी। ऑप्शंस कई सारे हैं, ग्रास नली, अमाशय, ग्रहणी, मलाशय, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ग्रहणी। ड्यूडेनम में पाई जाती है ब्रूनर्स ग्रंथियां। दोस्तों, ब्रूनर्स ग्रंथियां ग्रहणी के सब म्यूकोसा में उपस्थित होता है। यह ओडी की अवरोधनी के पास उपस्थित होती है। यह नालिकाओं से बनी होती है और म्यूकस का स्राव करती है। यह अमाशय की भित्तियों की जठर स्राव से रक्षा करती है। तो आंसर यहाँ पे होगा ग्रहणी, ड्यूडेनम, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती। अगला प्रश्न है, MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, Ctrl+O। Ctrl+O आप दबाएंगे तो होगा ओपन हो जाएगा। वही लिखा है कि डेटाबेस ओपन करने के लिए, खोलने के लिए कौन सी की, तो आंसर होगा Ctrl+O। अगला सवाल है, कौन सा अधिनियम सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बंगाल सती अधिनियम। ठीक है, बंगाल सती अधिनियम जो है सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। दोस्तों, इसे पारित किया गया 1829 में बंगाल सती अधिनियम को। बंगाल सती विनियमन जिसने ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ठीक है, तो 1829 ध्यान रखना है, 4 दिसंबर 1829। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के प्रभारी कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय के, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय या संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। मतलब राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के जो प्रभारी होंगे वो होंगे संयुक्त राष्ट्र ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई 21 फरवरी 2016 को। ठीक है, 21 फरवरी 2016 को की गई किसकी स्थापना? राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना, जिससे देश में सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। किसके द्वारा की गई? तो ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इस योजना का शुभारंभ हुआ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला से। योजना का पूरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन या राष्ट्रीय रुर्बन मिशन। अगला प्रश्न देखेंगे, इसकी डेट याद रखनी है आपको। प्रारंभिक तिथि 21 फरवरी 2016 और मंत्रालय तो रखने ही रखना है याद, मंत्रालय संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम बार लाया गया? तो पहली बार इसके अंतर्गत कौन सा नियम लाया गया था? पहला दिया है प्रतिपालक देखभाल अर्थात फॉस्टर केयर। दूसरा, कुछ मामलों में किशोरों को वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्याय देना। तो आंसर होगा उपयुक्त, तो दोनों ही चीजें लाई गई पहली बार। किशोर न्याय बाल अधिनियम 2015 के अंतर्गत, तो प्रतिपालक देखभाल और किशोर वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्याय देना। अधिनियम कब बना? 2015 में बना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में लिखा गया है, देखना है आपको कौन सा सही है कौन सा नहीं। पहला दिया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियां एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं, तो ये तो सही है। दूसरा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2015 के पहले हुआ है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोग जिन नहीं है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, वर्क सीट की सुरक्षा के लिए आप कौन से मेन्यू से सुरक्षा और सुरक्षित सीट चुन सकते हैं? तो सुरक्षा और सुरक्षित सीट की बात हो रही है, तो वो चुन सकते हैं रिव्यू मेन्यू से। आंसर होगा रिव्यू। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय पूल का अर्थ है वह खाद्यान्न का भंडार जिसे किसके द्वारा उपार्जित किया गया? तो यहाँ पे आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में बना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून के तहत, जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।
अगला सवाल है, भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 2030 तक। तो ये रखा 2030 तक। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मृत्यु, स्टिल बॉर्न के जन्म में कमी लाना और शिशु मृत्यु दर व स्टिल बॉर्न दर को 2030 तक इकाई अंक तक लाना है इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से राज्य में आरंभ की गई? दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी योजना जो है कर्नाटक राज्य में शुरू की गई। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2013 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2013। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आ गया? तो इनमें से राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना भी आ गई, ई पंचायत भी आ गया, पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना भी आ गया। किसके अंतर्गत? राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत। ग्राम स्वरोजगार योजना, ई पंचायत और पंचायत सशक्तिकरण प्रोत्साहन योजना। अगला सवाल है, कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना कुल कितने जिलों में लागू है? तो कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना के लिए कुल 54 जिले पर ये लागू है। अगला प्रश्न है, किस रोग से ग्रसित मरीज को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन की सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका ये डायबिटीज़ के दौरान, मधुमेह के दौरान। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइनें, वक्र, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल क्या है? दोस्तों, ये है कस्टम मोशन के प्रकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कस्टम मोशन के प्रकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कस्टम मोशन के प्रकार। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। प्लेलिस्ट इसकी भी बना दी गई है, वहाँ से आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगी। सारे वीडियो ज़रूर देखें, दोस्तों को शेयर कर दें जो भी तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।